इसमें मेरा एक सवाल है जी जी कि ये जो आपने नस्लें बताई हैं, जी जी अगर इसकी जगह हम देसी इस्तेमाल करें जी, तो इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है? बुनियादी तौर से इन जो नाम मिल रही हैं इन खरगोशों में और देसी खरगोश में नुमाया फ़र्क इसके ओवरऑल साइज़ का और पैदावारी सलाहियत का है। यानी कि उनका जो मैक्सिमम पेरेंटल फ्लाक का साइज़ होता है तो वो लगभग 1.5 किलो के लगभग होता है या 1.25-2 किलो के लगभग होता है। उसकी निस्बत अगर इन खरगोशों में को हम देखें तो एक तो ये दुनिया में पहले से ही एक समझ लें 1 सदी का वक्त तो लगभग लगा होगा जो दुनिया भर में एक इंडस्ट्री चल रही है। तो ये एक डेवलप फॉर्म में हमें खरगोश मिल रहे हैं, यानी कि इसको बेहतर बनाया गया है। वक्त के साथ साथ जो है ये बेहतर होते गए हैं। इनकी एक तो ये नस्ल ही ऐसी है कि उसमें एक तो जो पैदावार होती है उसकी पैदावार को हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक पैदावारी सलाहियत वो होती है कि बच्चे देने की जो तादाद होती है वो भी इनकी बेहतर होती है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि एक रैबिट का FCR यानी कि फीड टू मीट कन्वर्जन, यानी कि जितना रैबिट ने खाया और कितना वजन प्रोड्यूस किया, तो उस एतबार से भी जो है ये इंतहाई ज़्यादा बेहतर है। इसको अगर हम फिगर में कैलकुलेट करें तो एक देसी खरगोश जो हम तजर्बे कर चुके हैं माजी में, तो 12 से लेकर 16 किलो तक खुराक खा के 1 किलो वजन प्रोड्यूस करती है। और जो न्यूजीलैंड वाइट है ये लगभग 4 से 5 किलो खुराक खा के 1 किलो वजन प्रोड्यूस करती है। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। दूसरा अगर हम क्लच को देखें, पर क्लच के इनके लीटर साइज को देखें, तो जो देसी खरगोश है उनका एवरेज जो बेबीज की तादाद होती है वो लगभग 4 उसका एवरेज होता है, यानी कि वो 3 भी हो सकते हैं, वो 6 भी हो सकते हैं, एवरेज लगभग तकरीबन 4 की होती है। अगर न्यूजीलैंड वाइट को देखा जाए तो न्यूजीलैंड वाइट या कैलिफोर्निया या चिंचिला पेलामिनो ये अगर अच्छी हालत में हो, सेहतमंद हो, तो इनकी एवरेज हमेशा 7-8 की होती है। 7-8 इनके एवरेज होती है। तो मतलब एवरेज जो पैदावारी सलाहियत है हर एतबार से ये आपको अच्छे नताइज दे देते हैं। दूसरा अगर तो हम कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जैसे कि अगर मुझे एक बोटी मिल रही है और उस पर गोश्त कम है तो मैं उसको नहीं पसंद करूंगा, लेकिन अगर अच्छी बोटी है और उस पर ठीक ठाक गोश्त है तो जाहिर है कि मैं उसको ज़्यादा पसंद करूंगा। और देसी और इम्पोर्टेड के गोश्त में थोड़ा सा माइनर फ़र्क भी हमने पाया, यानी कि जो देसी रैबिट हैं उनका गोश्त जो है एक तो कम भी होता है, दूसरा ये कि वो थोड़ा सा स्मेली होता है, और दूसरा उसमें एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि उनको 3 महीने में तैयार नहीं किया जा सकता। यानी कि 3, 4, 3.5 महीने, 2.5 महीने ये एक ऐसी उम्र है जिसमें गोश्त जो है वो इंतहाई बेहतरीन होता है। लेकिन उस वक्त जो देसी खरगोश की जो वजन होता है वो इंतहाई कम होता है, तो उससे आप जो है वो नताइज नहीं हासिल कर सकते, या कस्टमर की जो सेटिस्फेक्शन होती है वो नहीं हासिल हो सकती। अच्छा, तो ये ब्रीड के हवाले से हम बात कर रहे थे। बारी बारी अगर आप कहते हैं तो इसको डिस्कस कर लें। ये एक ब्रीड को, जिस तरह न्यूजीलैंड वाइट की मुख्तलिफ अक़साम, कैलिफोर्नियन, चिंचिला, पेलामिनो या सेफ रैबिट फार्म की तैयार करता नस्ल। अच्छा, ये जो आपकी तैयार करता नस्ल है, आप कह रहे हैं कि उसमें वो आप पहचान नहीं सकते कि ये जो अपना ये आपने तो वो देसी और न्यूजीलैंड वाइट को ही क्रॉस करवाया होगा ना शुरू में? बेसिकली देसी में एक कमाल पाया जाता है जी, उसमें क्वालिटी है, और वो क्वालिटी उसकी है जी उसकी इम्यूनिटी। उसकी इम्यूनिटी इतनी शानदार है, इतनी बेहतरीन है कि एक तो हर एक किस्म की चीज़ जो है खाने में वो हजम कर लेते हैं, हाजमा उनका बड़ा बेहतरीन है। दूसरा उसकी जो ओवरऑल बाकी डिजीज़ के अगेंस्ट जो उसकी इम्यूनिटी है, यानी कि जो हमारे देसी रैबिट हैं अभी तक मैंने उसमें कभी ये पेस्टरोलोसिस नामी बीमारी कभी मैंने नहीं फेस की, देखी नहीं है। अगर देखी भी है तो उसको फिर ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रख कर फिर ये चीज़ें हमारे सामने आती हैं। तो बहरहाल उसकी इम्यूनिटी को लेकर, यानी कि उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत, हमें चाहिए कि वो उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत इतनी बेहतरीन हो कि उसमें मोटिलिटी की शरह जो है वो ना होने के बराबर हो, कम से कम होगा। चूँकि पैदावार में भी अगर आप पैदावार ले तो रहे हैं लेकिन वो आपसे मर रहे हैं तो आपको तो फ़ायदा नहीं हो सकता। आपको तो फ़ायदा तभी होना है कि पैदावार आ रही है और वो ठीक ठाक तरीके से उम्र तक पहुँच के तो फिर स्लॉटरिंग में आ जाए। मतलब आप ये कह रहे हैं ना कि अब उनका भी काफ़ी वेट हो चुका है? जी जी। तो अभी वो तकरीबन किस कैटेगरी में आप कह रहे हैं? मतलब F8 पे तो जाके प्योरिटी पे आ जाते हैं। अभी हमारे पास वो 6ठे जनरेशन के चल रहे हैं जो पेरेंटल फ्लाक है। जी जी, वो 6ठे जनरेशन के चल रहे हैं, और 6ठे जनरेशन में माशाल्लाह से कम उसमें
लगभग टोटल कुछ 6 मादाएं हमने चूज़ की, यानी कि हर क्लच में उनके जो माजी से एक रूटीन आता रहा है, तो हम उनके 6 बच्चे जो है हम उन मादाओं से बेस्ट ऑफ द बेस्ट चूज़ करते हैं। फिर बाकी को हम या तो स्लाटरिंग में चले जाते हैं या फिर अगर कोई और नए 2 से बाप आते हैं वो लेके चले जाते हैं। तो जो छठे जनरेशन का जो उनके जो फिगर्स हैं, मिनिमम उनका वजन आ रहा है 3.5 किलो और मैक्सिमम उनमें वजन आ रहा है माशाल्लाह से 4 kg या 4 kg से कुछ ग्राम ऊपर तक वजन आ रहा है माशाल्लाह से। अच्छा, हाइब्रिड यानी कि वो वाले जी 3 साल में तकरीबन। हाँ, हाइब्रिड का लफ्ज बेसिकली उस स्टेज पे हम इस्तेमाल करते हैं, यानी इससे पहले हम इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करते थे डेवलपमेंट, चूंकि ये डेवलप नहीं हुए थे। अब ये हाइब्रिड का लफ्ज मुस्तकबिल में हम इस्तेमाल कर सकेंगे, चूंकि एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेल को बेस्ट ऑफ द बेस्ट फीमेल को क्रॉस करवा के जो पैदावारी सलाहियत होती है और वो बेहतरीन रिजल्ट देते हैं, तो उस केस में हम उसको हाइब्रिड का लफ्ज जो है इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एक छोटी सी बात है जी, मतलब ये 3 साल से आप ये हाइब्रिड पे काम कर रहे हैं, अभी आप लगभग 4 साल हो गए हैं, 3.5-4 साल हो गए। चलो 3 ही अज्यूम कर रहे हैं। अगर अभी आप पहुंचे हैं F6 पे, यानी कि एक F लेने में 6 माह लगते हैं, ऐसे ही ऐसे ही 6 या 8 माह बिल्कुल तकरीबन 6 मंथ आ जाते हैं, 6 to 7 मंथ, 8 मंथ भी हो जाते हैं समटाइम। वो इंतहाई कॉस्टली है, यानी कि ये जो तरीक़ेकार है किसी आम फार्मर के लिए नहीं है। यानी कि जो रैबिट सेफ रैबिट फार्म के तैयार करता है, जो देसी से डेवलप शुदा एक नस्ल है, ये हमें अगर हम कैलकुलेशन करें तो ये किसी भी महंगे से महंगे न्यूजीलैंड वाइट से भी हमें महंगे पड़ेंगे। यानी कि इसकी अगर आप वो पूरी कॉस्टिंग निकालें तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं। दूसरा एक बहुत लंबा इंतज़ार है, बहुत ज़्यादा मेहनत होती है इसमें, तो ये किसी आम फार्मर के लिए कोई मशवरा नहीं है कि वो इसमें इन्वॉल्व हो, क्योंकि इसमें वो अपना वक्त ही ज़ाया कर सकते हैं, इसमें काफ़ी पेचीदगियाँ हो सकती हैं। तो बहरहाल ये हमने भी कुछ बहुत ज़्यादा सोच समझ के नहीं किया था इसको किबला समझ के, लेकिन एक समझ लें कि एक साइड के तौर पे हमने ये सिलसिला शुरू किया हुआ था और माशाल्लाह से आज उसकी कदर हमें आ रही है कि वाकई में अच्छा काम किया हमने। तैयार हो गए, हाँ तैयार हो गए हैं, तो खुशी होती है उसके वजन को देख के, उसकी ग्रोथ को देख के, पैदावारी सलाहियत को देख के। तो बहरहाल ये जो नस्लें हैं तो ये बेहतरीन समझी जाती है। इसमें जो न्यूजीलैंड वाइट है ये सबसे टॉप पे आती है, यानी कि इसका जो FCR है, इसकी जो पैदावारी सलाहियत है वो सबसे बेहतरीन आती है। इसके बाद अगर कोई बेहतरीन रैबिट है तो वो कैलिफोर्नियन का आ जाता है। कैलिफोर्नियन बेसिकली जो हिमालयन की तरह उसकी लुक होती है, यानी कि नाक कान जो है उसके वो ब्लैक होते हैं। ये बेसिकली न्यूजीलैंड वाइट और हिमालयन के एक डेवलप फार्म है, यानी इसी से ये ब्रीड जो है वो डेवलप की गई है। चिंचिला जो है, चिंचिला अपने आप में एक बेहतरीन ब्रीड है, ओवरऑल साइज भी इसका बेहतरीन होता है, यानी कि एवरेज वजन इसका समझ लें 4 किलो से लेकर 5.5 किलो के दरमियान होता है वजन, और इसकी भी बच्चों में ग्रोथ भी बड़ा जो है बेहतरीन रिजल्ट आता है। और इसकी जो पैदावारी, यानी इसमें जो नंबर ऑफ बेबीज की जो फिगर है वो फिर न्यूजीलैंड वाइट से भी बेहतर है, यानी कि जो एक क्लच में बच्चे देने की जो तादाद है वो सबसे बेहतरीन है चिंचिला में। पेलोमिनो रैबिट, ये येलो कलर का एक रैबिट है, ये भी गोश्त के लिए पाया जाता है। और यहाँ पे है पीले रंग, हाँ पीले रंग का, देखा नहीं है, अभी दिखा देंगे जी। तो ये पेलोमिनो बेसिकली रैबिट जो है, इसका ओवरऑल वेट जो है ये 3.5 किलो से लेकर 4.5 किलो के दरमियान होता है। उमूमी तौर से इसका वजन 3 किलो से लेकर 4 किलो 4200 ग्राम, बहुत कम केसेस में ऐसा होता है 4.5 किलो तक पहुंच जाए। लेकिन इसमें एक खासियत पाई जाती है कि ये अब तक के रैबिट में सबसे सख्जान रैबिट जो है ये चिंचिला, ये पेलोमिनो है, यानी कि इसका सर्वाइवल रेट जो है वो इंतहाई बेहतरीन है, काफ़ी सख्जान होते हैं ये। अच्छा, इन सारों में बच्चे देने की जो औसत है, एवरेज है, वो एक ही होती है, कम ज़्यादा होती है? ये ओवरऑल अगर मैं चिंचिला को ज़हन में रखूं तो वो वाहिद है जिसका एवरेज क्लच हमेशा ही तकरीबन 8 से ऊपर ही होता है, नीचे नहीं आता। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि वो कम बच्चे दे। और ये जो बाकी रैबिट्स हैं तो इनमें सम टाइम मतलब 4 भी आ जाते हैं, 8 भी आ जाते हैं, 12 भी आ जाते हैं, और ये डिपेंड करता है मैनेजमेंट तक। यानी कि हमारी माजी में जो मैनेजमेंट रही है तो उसमें हमारा जोर लगा के भी जो हम पैदावारी सलाहियत लेते थे तो 5 की एवरेज आती थी हमारे पास, इससे ऊपर नहीं आती थी। अभी माशाल्लाह से चीज़ें कुछ बेहतर हुई हैं, तो माशाल्लाह से जो पैदावारी सलाहियत है तो वो भी बेहतर हो गई है पहले।
अच्छा, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल है तो कर लें, वरना आगे बढ़ जाते हैं। इसी टॉपिक से रिलेटेड हो। नेक्स्ट। अच्छा, सवाल तो बढ़िया, बात लंबी हो जाएगी। आप एक बार कर लेना सारा। अच्छा, दूसरा टॉपिक है जी हमारा इन ब्रीडिंग लाइन ब्रीडिंग की तफसील। यानी कि अक्सर हम ये बोलते हैं कि भाई बहन भाई जो रैबिट होते हैं उनको आपस में ना क्रॉस करवाएं, तो उसकी क्या रीजंस हैं। लाइन ब्रीडिंग किसे कहते हैं, इन ब्रीडिंग किसे कहते हैं। इन ब्रीडिंग बेसिकली उस तरीक़ेकार को कहते हैं जिसमें आप प्योरिटी की तरफ जाते हैं। यानी कि अगर आपके पास फ़र्ज़ करें कोई ख़ास नस्ल है जैसे कि न्यूजीलैंड वाइट है, और आपके पास न्यूजीलैंड वाइट के अलावा कोई और दूसरी कोई ब्रीड नहीं है, उसके कोई और रेस आपके पास नहीं है, एक ही जोड़ा आपको मिला, आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपने ज़ाहिर है कि प्योरिटी को मेंटेन रखने के लिए आपने इन ब्रीडिंग की तरफ मजबूरन जाना होता है, चूँकि आपको प्योरिटी चाहिए। यानी कि हम अगर लोकल मार्केट में इस वक्त देखें तो कुछ फैंसी रैबिट्स का एक ट्रेंड चल रहा है जिसमें हॉलैंड लूप हैं, नीदरलैंड ड्वार्फ हैं, बाकी कुछ नस्लें हैं। तो उन नस्लों को आप कभी भी इस तरह नहीं कर सकते कि हॉट रैबिट को आप उठा के नीदरलैंड ड्वार्फ के साथ क्रॉस करवा लें या फिर न्यूजीलैंड वाइट के साथ क्रॉस करवा लें, चूँकि उसमें प्योरिटी का कस्टमर ही आपको मिलता है और प्योरिटी ही आपको चाहिए होती है और प्योरिटी के ही आपको पैसे मिलते हैं अच्छे। तो उसमें फिर मजबूरन आपने प्योरिटी की तरफ जाना होता है। लेकिन इसके दूर रस कुछ ऐसे नताइज होते हैं जैसे कि अगर आप 6-7 जनरेशन तक मुसलसल इन मतलब के प्योरिटी की खातिर उसी एक ही ब्लड लाइन के बहन भाई को आपस में बार बार क्रॉस करवा रहे हैं, यानी कि क्लोज रिलेशन में, आम इस्तेलाह में, यानी कि करीबी रिश्तों में आपस बार बार क्रॉस करवा लेते हैं, तो इसको इन ब्रीडिंग बोलते हैं। इन ब्रीडिंग के कुछ नुकसानात होते हैं जिसके इन ब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं, जिसमें अक्सर ओवरऑल आपने देखा होगा एक हसन भाई अगर 3-1 साल पहले हम देखें तो न्यूजीलैंड वाइट मौजूद तो थे, खुराक भी अच्छी थी, लूसन भी था, लोग ख्याल भी रखते थे, लेकिन कुछ लोग जो कि नस्ल दर नस्ल न्यूजीलैंड वाइट चले आ रहे थे पाकिस्तान में, तो उनका ओवरऑल साइज बड़ा छोटा हो गया था इन ब्रीडिंग की वजह से। यानी कि उनका ओवरऑल साइज भी छोटा हो गया था। लेकिन ये दोबारा से रिपीट कर दूं कि ये होता है बेसिकली अगर बहुत ज़्यादा बार आप आपस में जो है वो क्लोज रिलेशन में क्रॉस करवाते हैं। जैसे एक वाक़या हुआ था, वो जो फ्रांस की एक मेरे ख्याल से वहाँ पे ख़ानदान था, किंग फैमिली थी उनकी, और वहाँ पे मेरे ख्याल से वो क्लोज रिलेशन में शादियाँ करते थे और फिर उनके आखिर में वो शक्लें ही थोड़ी सी वो बिगड़ गई थी, मुंह थोड़े से लंबे हो गए थे। बिल्कुल इसी तरह। तो बहरहाल ये बेसिकली तमाम जानदारों में ये चीज़ें जो है इफेक्टिव है। इंसानों में भी है। इंसानों में आपने सुना होगा, लोग कहते हैं ना कि यार मामा की बेटी के साथ, चाचा की बेटी के साथ शादी ना करें, तो उसके पीछे बुनियादी वजह जो है वो यही होती है, माजूर बच्चे पैदा होते हैं, कमज़ोर बच्चे पैदा होते हैं, इस तरह के मसाइल होते हैं। तो बहरहाल इन ब्रीडिंग के जो डिप्रेशन में के जो नुकसानात हैं, तो वज़न का कम हो जाना, इनफर्टिलिटी यानी कि फीमेल बड़ी हो जाती है, तैयार हो जाती है और वो बिल्कुल भी बच्चे नहीं देती। यानी जिस तरह हमारे पास एक फ़ीमेल है न्यूजीलैंड रेड में, जो बिल्कुल छोटी बच्ची हमने बड़ी कर ली और हर तरह से उसको हर के साथ हर हरबे इस्तेमाल कर लिए, लेकिन वो लाइन पे नहीं आ सकी, यानी कि उसने बच्चे नहीं दिए। तो डाउट पड़ रहा है कि यार पीछे से हो सकता है, जब बाहर से आई है तो बाहर भी हो सकता है इन ब्रीडिंग में जो है वो प्योरिटी की खातिर चली आ रही हो। तो इस तरह के मसाइल जो है वो हो सकते हैं, ये बड़े रेयर केस में होते हैं, ज़रूरी नहीं है हर एक केस में इस तरह होगा, लेकिन इस तरह के मसाइल आप फेस कर सकते हैं। दूसरा इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये भी होता है कि रैबिट की अपनी कुव्वत मुदाफ़त बड़ी वीक हो जाती है, बड़ी कमज़ोर हो जाती है, यानी कि उसकी बीमारियों के ख़िलाफ़ जो ताकत होती है वो ख़त्म हो जाती है। यानी कि जिस्म अपनी जिस्म के अंदर कुछ बीमारियों के ख़िलाफ़ कुछ एंटीबॉडीज़ बनते हैं, या आम इस्तिलाह में कह लें वैक्सीन बनते हैं, तो वो वैक्सीन फिर बन नहीं पाते, यानी कि कमज़ोरी होती है। अच्छा, दूसरा इसका टॉपिक है हमारा लाइन ब्रीडिंग। लाइन ब्रीडिंग और इन ब्रीडिंग में बुनियादी फ़र्क ये है, बल्कि ये काफ़ी हद तक समझ लें कि नियरली भी हैं, इसमें कुछ और टॉपिक भी आ जाते हैं लाइन ब्रीडिंग के अलावा, आउट क्रॉसिंग भी आ जाते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग भी आ जाते हैं,
वो चीज़ें में थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। तो लाइन ब्रीडिंग में बेसिकली आप जिस तरह हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, जैसे कि हमने देसी और न्यूजीलैंड वाइट को क्रॉस करवाया, तो देसी और न्यूजीलैंड वाइट को क्रॉस करवाते हुए बेसिकली हमने फॉलो अप किया लाइन ब्रीडिंग को, यानी कि देसी और इंपोर्टेड को क्रॉस किया, उसके जो बच्चे आए तो उस बच्चों में से जो बेस्ट बच्चे थे उसको उठा के फिर उसके बाप के साथ क्रॉस करवाया। यानी कि हमें डेवलपमेंट चाहिए थी, प्योरिटी की तरफ, एक नस्ल की तरफ आगे हमने बढ़ना है। यानी कि अगर एक बच्चे आ गए देसी और इंपोर्टेड के, तो आधे वो माँ पे जाएंगे, आधे बाप पे जाएंगे। तो जब दोबारा से आप बाप के साथ उस बच्चे को जब जवान होती है दोबारा क्रॉस करवाते हैं तो वो 75% बाप की तरफ उसका टिल्ट हो जाएगा। फिर जब उसमें से बच्चे आएंगे फिर उसको दोबारा क्रॉस करवाते हैं, तो इसी तरीके से जो है उसकी परसेंटेज बढ़ती जाती है, यानी कि उसकी लुक लाइक, उसका बिहेवियर, उसका ओवरऑल रिजल्ट जो है उस नस्ल का वो बेहतर होता जाता है और बाप की तरह होता जाता है। तो डेवलपमेंट के प्रोसेस में बेसिकली लाइन ब्रीडिंग का एक बहुत बड़ा रोल होता है। यही चीज़ जो है फॉलो अप होती है ज़्यादा।